लेकिन दूसरी जो बेटियां होती हैं वो बुरी निकलती हैं, वो बाप को ही घर से निकाल देती हैं, बहन से निकाल देती हैं, वो पागल हो जाते हैं। जितने भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग होते हैं ना, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा होता है, या तो ये किसी न किसी वजह से पागल हो जाते हैं। कि जंग अजीम के दौरान उसने जो है वो रेडियो पे बैठे हुए, BBC पे बैठे हुए, उसने जो है वो अमेरिकन स्टांस के खिलाफ गुफ्तगू कर दी। तो ये जो पागलपन है, मतलब पता नहीं वो पागल होता भी है या नहीं होता, मतलब कि आई डाउट। आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहा है, मतलब वो 200 साल दौर भी गिरे ना, वो जब जो ब्रिटिश जो है वो अमेरिकन पे काबिज रहे। माएँ अपने सफ़ेद रंग के बच्चों से नफरत करती थी। आज के दौर में भी ऐसे ही है, मतलब हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कोई आम आदमी मर जाए, उसके मरने को कोई मौत भी नहीं समझा जाता। और जो अमेरिकन इंग्लिश है, इनके एक्सेंट के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पे डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्या ये इलाकों की दूरी की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, या इसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आता है? तो ब्रिटिश हैं, जिस बंदे को इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी तो उसको वो जो है वो तंज़िया तौर पे कहते थे कि आर यू अमेरिकन। अब जो बंदा हमारी सोच के अंदर, हमारे मामलात के अंदर फिट नहीं बैठ रहा, हमारे लिए आसान काम ये है कि भाई उसको पागल करार दे उससे दो, पागल और उसको साइड पे कर दो। नॉलेज से ज़्यादा मेरी नज़र के अंदर विजडम होना इंसान के लिए ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि इस विजडम की जो कमी आ रही है, क्या ये AI पूरी कर सकता है? जिसकी अपनी कोई अक्लो दानिश ना हो, जिसकी अपनी कोई फिक्र या सोच ना हो, रादर ही शुड बी गाइडेड बाय द नोज। और आइंदा आने वाले दौर में ऐसा बड़ा ज़हन भी नज़र नहीं आएगा। कराची वाले इकबाल को शायर नहीं मानते। अच्छा, वो कहते हैं इसकी ज़ुबान में बेशुमार गलतियाँ। एक तासुर ये भी निकल रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो ज़ुबान के तौर पे अमेरिका के लोग बोल रहे हैं, तो ये उनकी मदर टंग नहीं है। जो अमेरिकन हैं ये बेसिकली ये तो काले हैं। अब जो कैद होती है ना जी, कैद बड़ी जालिम चीज़। कि क्या वजह है कि लोग किताबों के पढ़ने की बजाय अब सिर्फ एक शेर या दो शेर उनके ऊपर ही गुजारा कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड वेलकम बैक टू सेवन सेंस पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ मियाँ चन्नू की एक बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मियाँ चन्नू के अंदर शोबा इंग्लिश के हेड भी हैं, और उसके साथ साथ इनकी 2 जिहतें और भी हैं। बाकायदा तौर पर उर्दू के शायर भी हैं और 4 किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं, और आने वाले दिनों के अंदर और भी इंशाल्लाह बहुत सी किताबें जो हैं वो तसनीफ़ करेंगे। मेरी मुराद जनाब नवाज़ ज़फ़र साहब से है, जो आज हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर मौजूद हैं। और आज हम इन्हीं 3 जिहतों के अंदर रहते हुए अपनी इस पॉडकास्ट का आगाज़ भी करेंगे, और नाजरीन के लिए वो चीज़ें हम अपने साज़ा से, अपने सर से पूछेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो किस तरह से इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। जी तो सर, सबसे पहले हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। जी सर, मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आप शोबा इंग्लिश के प्रोफेसर भी हैं, बाकायदा तौर पे आप पढ़ा भी रहे हैं स्टूडेंट्स को। मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र के अंदर इंग्लिश जो शायरी है, जो पोइट्री है, इसका बाप किसको कहा जाता है? इसका बाप 14वीं सदी का शायर है जॉफरी चौसर। ठीक है। उसे अंग्रेज़ी लिटरेचर का ऑन द होल भी जो है ना फादर कहा जाता है। ठीक है। पोइट्री का बाप भी उसे कहा जाता है, आप बाकी लिटरेचर भी कह लें। अगरचे ड्रामा और नावल उस वक्त इन्वॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन उस बंदे ने इस तरह की एक नैरेटिव टेक्निक दी, इस तरह का इंग्लिश पोइट्री को एक बयानिया दिया कि जिस और कैरेक्टराइजेशन दी बाकायदा। वो नैरेटिव जो नावल को चाहिए होता है वो दिया, वो कैरेक्टराइजेशन जो ड्रामों को चाहिए होती है अच्छा। वो दी, और जिसको कहते हैं कि प्री ड्रामा या प्री नावल, मतलब कि जो फुट स्टेप्स कहीं मिलते हैं, फोरग्राउंडिंग जो बनती है वो उस बंदे के जो है वो लिटरेचर से बनती है। जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स उसकी एक बुक है,
तो उसमें मतलब जो उसने नैरेटिव टेक्निक इस्तेमाल की है, उससे 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 बहुत सारी चीज़ें बाद में जो हैं वो इवॉल्व हुई। और उसे सिर्फ इंग्लिश पोइट्री का फादर ही नहीं, उसे इंग्लिश लैंग्वेज का भी फादर अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि उससे पहले अगरचे इंग्लैंड जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन जो फ्रेंच जो इम्पैक्ट्स हैं वो लिटरेचर पर अभी भी नज़र आते थे। और जो इंग्लिश पोइट्स हैं वो या तो फ्रेंच पोइट्री को कॉपी करते थे या उसको ट्रांसलेट करते थे, और उसको जो है वो आगे पहुंचाते थे। तो ये पहला पोइट था जिसने जो है वो मिडल इंग्लैंड और नॉर्दर्न इंग्लैंड के एरिया में जो डायलेक्ट बोली जाती थी, जो डायलेक्ट से मुराद बोली, जुबान नहीं, जुबान एक बड़ी चीज़ होती है, बोली जो है वो जो बोली है उसको उसने इकट्ठा किया, मिडल इंग्लैंड की बोली को, डायलेक्ट को, और नॉर्दर्न इंग्लैंड की जो है उसको उसने कुछ इकट्ठा किया, बनाया, बाकायदा एक ज़ुबान की शक्ल दी। और उसमें जो है वो उसने बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज में वो पहली जो है वो पोइट्री जो है वो जो अपने लिखी है, राइट की है। उसने अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है और जो अमेरिकन इंग्लिश है, इनके एक्सेंट के अंदर जो है वो वाज़े तौर पे डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्या ये इलाकों की दूरी की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, या इसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आती हैं कि क्यों इस तरह से हो रहा है? क्योंकि ज़ुबान तो एक ही है, बोलनी तो इंग्लिश है, लेकिन एक्सेंट जो है उनका वो चेंज क्यों है? देखें, आप का क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन है। अमेरिकन और इंग्लिश, आप इन्हें अगर दो एक्सेंट ना कहें, दो लैंग्वेजेस कहें, तो ये ज़्यादा बेहतर बात। अच्छा, लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस मतलब एक ज़माना था कि जब सुपर पावर के तौर पर अभी अमेरिका इवॉल्व नहीं हुआ था, तो ये जो ब्रिटिश हैं, जिस बंदे को इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी या वो बुरी इंग्लिश बोलता होता था, तो उसको वो जो है वो तंज़िया तौर पे कहते थे कि आर यू अमेरिकन। अच्छा। आर यू अमेरिकन, मतलब को वो अमेरिकन को जो है वो बड़ा डिग्रेडेड सा और डिसरिस्पेक्टेड सा जो है वो समझते थे। तो वो किस तरह से हो सकता है कि अपनी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज के साथ मिक्सअप करते हों। एनी हो, जो आपने कहा कि एक्सेंट का फ़र्क है, तो वो एक्सेंट का फ़र्क होता है। ये एक डिबेट है, मतलब कि जो लिंग्विस्ट्स के दरमियान चलती भी रही है और चलेगी भी, कि क्या ये दोनों जो है अमेरिकन और इंग्लिश हैं, ये एक ही लैंग्वेज से इवॉल्व हुए हैं या हमेशा से ये अलग अलग लैंग्वेजेस रहे हैं। हाँ, एनी हो, मतलब कि है तो सही है, जो अमेरिकन इंग्लिश है वो थोड़ी सी फ्लैट है, फ्लैट है, और मतलब वो ए जो साउंड होती है ना, इसको वो ज़्यादा प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा। मतलब वो कहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान, दिस वुड बी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। और इसी की आप अगर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो पाकिस्तान, पाकिस्तान, वो मतलब के वर्टिकल किस्म की, थोड़ा सा खड़ा खड़ा लगता है। हाँ, इस तरह से लफ्ज़ बोलते हैं, और वो ज़्यादा उनका एक्सेंट में सोफिस्टिकेसी भी है। अच्छा। वो सोफिस्टिकेटेड हैं ज़्यादा। अगर मतलब आप एक स्टूडेंट के तौर पे कहें कि इंग्लिश स्टूडेंट के तौर पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा है, तो मैं ये कहूँगा कि जो ब्रिटिश नेशन है और जो ब्रिटिश लैंग्वेज है और ब्रिटिश कल्चर है, वो ज़्यादा रिच भी है, उनका लिटरेचर भी ज़्यादा रिच है, उनकी लैंग्वेज भी ज़्यादा रिच है। और अमेरिकन जो हैं वो फॉर द टाइम बीइंग, वो जो एक पावर होती है वो उसकी वजह से तो वो ऊपर हैं, अदरवाइज मतलब कि एज अ नेशन मैं उनको जो है वो ब्रिटिश। सर, आपने नहीं अभी गुफ्तगू के दौरान आपने वो बात की ना कि जी ब्रिटिश अमेरिकन को कहते थे कि आर यू अमेरिकन, ठीक है, यानी कि वो तंज करते थे। तो यहाँ से एक तासुर ये भी निकल रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो ज़ुबान के तौर पे अमेरिका के लोग बोल रहे हैं, तो ये उनकी मदर टंग नहीं है। यहाँ से ये इन्फ्लुएंस निकलता है। तो फिर अगर उनकी ये मदर टंग नहीं है, तो फिर ये वो लोग क्यों बोल रहे हैं आज के दौर में? बिल्कुल, इसके बारे में अगर बहुत सारे नावल हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको अगर पढ़ें। एक जो है वो
पैराडाइज नावल ऐसे है, है। उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो हिस्ट्री उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश जो है वो की गई है। अच्छा। आजकल बदले से बहुत सारी जो है वो मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, वो अगर बाकायदा आप मुताला करें तो यकीनन वो सामने आएंगी। मतलब वो 200 साल दौर भी गिरे ना, वो जब जो ब्रिटिश जो है वो अमेरिकन पे काबिज रहे, अच्छा। ठीक है। मतलब वो ऐसे बिला वजह ही उनको जो है वो डिग्रेडेड या डिसरिस्पेक्टेड भी नहीं समझते थे ना। वो तो कहीं उन्होंने जाके वो जो वो कोलंबस था उसने जब अमेरिका दरियाफ्त किया, ऐसे ही। तो उसके बाद उन्होंने अमेरिका पे हमला किया और उसको जो है वो कनकर कर लिया और उसको कैप्चर कर लिया और उस पे जो है वो उन्होंने हुकूमत की। और इन्होंने ये अमेरिकन जो हैं, मेरा एक और मिसकंसेप्शन के लोग जो है वो गोरों को जो है वो अमेरिकन समझते होंगे। जो अमेरिकन हैं ये बेसिकली ये तो काले हैं, काले हैं, ऐसे ही है। सही। ये तो बेसिकली काले हैं। मतलब क्या किया ये, जैसे हमेशा हर जो है वो इंपीरियलिज्म में, हर समाज में, साम्राज्य में इस तरह से जुल्म होता रहता है। तो ये बरतानियों ने उन पे जुल्म किया कि मतलब कि उनकी बीवियों को अपने घर रख लिया, उनको या तो कत्ल कर दिया या उनको अफ्रीका डिस्पैच कर दिया। अच्छा। कि काले वहाँ पे रहते हैं, तुम वहाँ पे चले जाओ। और जो कोई थोड़े बहुत अमरीकी काले जो बचे थे उनको जो उन्होंने गुलाम के तौर पर रख लिया और उनसे जो है वो खेती बाड़ी का काम लेते और बैलों और गधों का काम लेते वो उनसे। तो जो अगली नस्ल जो वो पैदा हुई ना, तो वो एक मैल्कम एक्स है, उसकी बायोग्राफी बड़ी मशहूर है, जो बाद में मैल्कम शहबाज के तौर पे जो है वो मशहूर हुआ। वो बंदा कह लें, या जो एक जो है वो किंग जूनियर किंग लूथर है, वो उसको अगर आप पढ़ें, ये जो है वो अमेरिकन जो है ना वो लीडर्स रहे हैं उनके बड़े। इन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। मतलब कि जो वहाँ पे कालों को बड़ा डिग्रेडेड समझा जाता था और गोरों को जो, इसी वजह से तो ये रूलर्स और स्लेव्स के दरमियान जो एक गैप होता है, माएँ अपने सफ़ेद रंग के बच्चों से नफरत करती थी। अच्छा। क्योंकि साफ ज़रा उन्हें पता, वो खुद भी काली थी, वो अमरीकी नस्ल की थी। तो साफ ज़रा जब उनको कोई गोरा जो है वो ज़बरदस्ती अपने घर में बिठा लेगा या रख लेगा, या तो उससे अगर जो है अगला बच्चा पैदा होगा, तो जो मैल्कम एक्स है ना वो यही कहता है, वो कहता है कि मैं जो है वो थोड़ा मेरा रंग सफ़ेद था बाकी बच्चों की निस्बत, यानी कि थोड़ा काला था मैं। तो मेरी माँ जो है ना जब कभी उसे मौका मिलता था तो वो मेरी फैंटी लगाती थी। शायद उसे यही चीज़ नज़र आती थी कि मतलब कि मेरे रंग की वजह से वो मेरी फैंटी लगाती थी और उससे मुझ में वो उसे अमरीकी आमेज़श नज़र आती थी। तो वो एक अलग बात है कि वो फिर अपनी एक बात बताता है, मज़ेदार बात, कि मैंने भी एक तरीका सीख लिया का, जैसे ही मेरी माँ मुझे लगता था कि अब मुझे पीटने लगी है तो मैं उससे पहले ये एक खप डाल देता था, रोना शुरू कर देता था। तो कोई ना कोई पड़ोसन आ जाती थी, कोई ना कोई इधर से आ जाता और वो मुझे फिर बचा लेता था। ठीक है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि विलियम शेक्सपियर, इसकी मशहूर ट्रेजेडी वो क्या है? विलियम शेक्सपियर बिलाशुबा जो है वो बहुत बड़ा राइटर है इंग्लिश का। अगर इंग्लिश लिटरेचर में कोई एक नाम मुंतखब करना पड़े इंसान, जैसे हमें उर्दू से करना पड़े तो हम गालिब को जो है वो बड़ी आसानी से उठा लेते हैं, एक बंदे का इंतखाब करना पड़े। तो इसी तरह से अगर हमें इंग्लिश लिटरेचर से किसी एक बंदे को उठाना पड़े तो हम विलियम शेक्सपियर को उठा लेंगे। उसने कोई थोड़े बहुत नहीं, उसने कमोबेश 37 जो है वो प्लेस लिखे हैं। सारे के सारे बड़े बड़े हिट हुए। अब ये कौन नहीं कहा जा सकता, ये ज़्यादती होगी कि कौन सा बड़ा प्ले है। अलबत्ता फिर भी जो है वो कहा जाता है कि उसके 2 प्लेस का मैं जिक्र करना जो है वो ज़रूरी समझूंगा। एक है जी किंग लियर। ठीक है। ये उसकी बेस्ट ट्रेजेडी गिना जाता। वो कैसे? मतलब एक स्टोरी है कि एक किंग होता है, वो थोड़ा एजेड हो जाता है और उसका बेटा कोई नहीं होता। वो सोचता है कि मैं अब जो है वो सेक्लूजन में चला जाता हूँ, ऑस्टेरिटी अख्तियार कर लेता हूँ, गोशा नशीनी में चला जाता हूँ और अपनी बेटियों को जो है वो अपनी सल्तनत तकसीम कर देता हूँ। और वो जैसे बादशाह होते हैं, वो एक शर्त रखता है
कि तुम में से जो बेटी मेरी सबसे ज़्यादा तारीफ़ करेगी उसे मैं जो है वो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा दूंगा, और इस तरह से मैं 4 हिस्सों में अपनी सल्तनत तकसीम कर दूंगा और तुम जानो और ये सल्तनत जाने। तो एक जो जो उसकी जो बाकी जो 3 उसकी बेटियां होती हैं, सॉरी, तो दो जो बेटियां हैं वो तो उसकी खुशामद करती हैं, चापलूस किस्म की होती हैं, वो रिबाल्ड होती हैं जनाब, वो फ्लैटरी की इंतहा कर देती हैं कि जितने आसमान पर सितारे हैं, जितने ज़मीन पर फूल हैं, वो उतना ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह, जितना लेकिन जो तीसरी बेटी होती है ना, वो बड़ा जो है वो सोच रही होती है, और वो सादा सी एक बात करती है। वो कहती कि मेरी बहनों ने ज़मीन व आसमान के कलावे मिला दिए हैं, तो मैं अब मतलब कि क्या कहूँ, मेरे लिए छोड़ा क्या उन्होंने। तो वो सादा सा ये कहती है कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना किसी बेटी को अपने बाप से प्यार होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। वो कहता नहीं, और ज़्यादा वाज़े बोलो, तो वो फिर और ज़्यादा वाज़े बोल देती है। वो कहती जब मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं आधा आपसे प्यार करूँगी और जो है वो आधा अपने शौहर से प्यार करूँगी। तो इसके उस बाप को बड़ा गुस्सा आता है, वो उसको डिसोन कर देता है और दूसरी बेटियों को वो जायदाद। लेकिन दूसरी जो बेटियाँ होती हैं वो बुरी निकलती हैं, वो बाप को ही घर से निकाल देती हैं, बाद में महल से निकाल देती हैं। वो पागल हो जाता है, वो बाहर बयाबानों में फिर रहा होता है। तो जब वो जो बेटी जिसे एग्जाइल कर दिया जाता है, जिला वतन कर दिया जाता है, उसको जब पता चलता है तो फिर वो वहाँ से फ़ौज लेके आती है। वो फ्रांस की शहज़ादी बन चुकी होती है। वो अपने बाप को जो है वो बचाने के लिए और उसे रिस्टोर करने के लिए वो वापस आती है। लेकिन यही ट्रेजेडी है कि वो भी मारी जाती है। अच्छा, हाँ, वो भी मारी जाती है, और जो लियर है वो पागल हो जाता है, और फिर वो ड्रामा जो है वो वहीं पे एंड और जो दूसरा जो है वो प्ले है उसका हैमलेट, उससे बेहतरीन ड्रामा गिना जाता है। अगर पहले को मैंने कहा लियर को बेहतरीन ट्रेजेडी कहा है, तो ये बेहतरीन ट्रेजेडी ड्रामा है ये भी ट्रेजेडी। अच्छा, मतलब एक शहजादा होता है, वो बाहर कहीं पढ़ रहा होता है, उसको अचानक खबर मिलती है कि उसका बाप मर गया है। वो वापस आता है तो उसके आने से पहले ही उसके चचा ने जो है वो तख्त पे कब्जा कर लिया होता है, उसकी माँ से शादी कर ली होती है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें, बाप की मौत, फिर वो बाप के बाद वो समझ रहा वली अहद खुद होता है, वो अपने आप को तख्तनशीं समझ रहा होता है। तो लेकिन कहाँ पे जो उसका चचा कब्जा कर लेता है, फिर उस ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी अगली होती है। उसकी माँ जो है वो उसके चचा से शादी कर लेती है, तो वो पागल हो जाता है। तो वो सारा कहते हैमलेट को जो है वो मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब आप पूरे प्ले में ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हैमलेट जो है वो वाकई पागल है, अच्छा, या उसने पागलपन को अपने ऊपर तारी कर रखा। क्योंकि जितना अच्छा वो फिलोसफर हमें नज़र आता है, जितना बड़ा वो हमें वो इंटेलेक्चुअल नज़र आता है, तो मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये बंदा पागल हो सकता है। क्योंकि वो उसी दौरान, मतलब कि जिस तरह वो पागलपन की एक्टिंग करता है या उसको डिस्प्ले करता है, उसी दौरान वो पोएटिक बातें भी करता है, फिलोसॉफिक बातें भी करता है वो। तो अच्छा सर जी, एक और चीज़ है कि अभी मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था आपकी गुफ्तगू सुनते हुए कि जितनी तारीख़ का मुताला किया है या हमने जो भी पीछे चीज़ें पढ़ी हैं, अपनी एजुकेशन जो हमने ली है उसके अंदर एक चीज़ देखने को मिली है कि ये जो जितने भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग होते हैं ना, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा होता है, या तो ये किसी ना किसी वजह से पागल हो जाते हैं, ठीक है, या इनके साथ कोई इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है कि ये एकदम से मंजर आब से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इनका जो एक आम इंसान से सोचने का जो अंदाज डिफरेंट है, जी, ये चीज़ें उनको पागलपन की तरफ लेके जा रही हैं, या हमारा मुआशरा इनको एक्सेप्ट करने से कासिर है? देखें, हो तो दोनों चीज़ें हैं। मतलब ये मुआशरा भी तो उनको इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करता है ना। देखिए, वो मुझे वो एक स्टेज ड्रामा की छोटी सी बात आ रही है। वो कहते जी कि हमने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो उसके लिए हम इंटरव्यू करेंगे। तो एक बंदा आ जाता, कहता जी मेरा इंटरव्यू करो, मैं थोड़ी कुड़ी नाल ब्याह करना चाहना। वो सबसे पहला सवाल कहते तुम आधा किलो दही खा जाओगे? वो कहता हाँ जी मैं खा जाऊँगा। कहता फिर हम अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकते।
टोटल आधा किलो तो दही हमारे घर में आता है, ये तुम खा जाओगे तो फिर बाकी और कोई कौन खाएगा? सही है ना? तो इसी तरह से वो उससे पूछते हैं कि ये कितनी है जी, ये कितनी है? वो देख जैसे भी जवाब दे देता, वो कहते ये 4 है या 3 है। तो वो कहते नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम्हें तो पूरा नजर आता है। जिस बंदे को हर चीज पूरी नजर आती हो तो वो तो फसडी किस्म का आदमी होता है, तो वो तो फसादी आदमी होता है। तो इस मुआशरे में रहने के लिए आदमी को बहुत सारी अतराफ से जो है ना वो सरफे नजर करना पड़ता है। ऐसा ही है, हकीकत बात है। तो तब वो जो है ना इस सोसाइटी में सरवाइव कर सकता है, फिट बैठ सकता है। अगर वो ये जाहिर करेगा कि नहीं मैं सारा कुछ देखता हूँ और मुझे सारा कुछ नजर भी आता है, और वो फिर उसका इजहार भी करेगा, तो फिर उसका नतीजा यही होगा कि उसको उसे पागल जो है वो करार दे दिया जाएगा, और फिर उससे ये सलूक किया जाए। यहाँ से मुझे अजरा पाउंड जो है वो याद आ रहा है। अजरा पाउंड जो है ये बहुत बड़ा जो है वो इंग्लिश जो है लिटरेचर में आपको नाम मिलेगा। ये टी.एस. एलियट के दौर में, जिनके 20वीं सदी में जो बड़े बड़े शायर हैं, जो टी.एस. एलियट जैसे शायर हैं जिन्हें 20वीं सदी का बड़ा शायर कहा जाता है, उन्होंने भी उससे जब तक कलम नहीं लगवाया तो वो उस वक्त तक जो है वो शायर नहीं बन सके। मतलब वो कहते हैं कि टी.एस. एलियट की 434 लाइनों की या 33 लाइनों की जो है वो उसकी नज़म है। जब ये ले गए तो 1000 लाइनों की नज़म थी, उसने आधी तो वैसे ही काट दी, अब बाकी में कुछ तब्दीली करके दी, और जो वो उसने नज़म दी वो दुनिया के जो है वो 20वीं सदी की सबसे बड़ी नज़म बन गई। अब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका स्टेचर, उसकी जिसामत, उसका कद काट के वो कितना बड़ा आदमी था। लेकिन बात क्या हुई कि जंग अजीम के दौरान उसने जो है वो रेडियो पे बैठे हुए, BBC पे बैठे हुए, उसने जो है वो अमेरिकन स्टांस के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर दी कि ये अमेरिका जो है वो गलत कर रहा है, जो कुछ कर रहा है जो है इस जंग के मामले में। तो उसको जो है वो पागल करार दे दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। अच्छा। उसको डंजन में डाला गया, उसको छोटे से एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। वहीं खाता था, सोता था, या जो भी अपने रफ़ा हजत के मामला थे वही कुछ करता था। और आखिरी उम्र में जो है वो उसको जो है कुछ शायरों के कहने पे जो है वो सिफारिश करने पे जो है वो उसको जो है वो पागल खाने से निकाल के जो है वो बाहर इलाज की गरज से बाहर ले आया गया था। कि उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा बंदा अगर जेल के अंदर या पागल खाने के अंदर मर गया तो मतलब कि ये एक स्टिग्मा होगा, ये धब्बा होगा अमेरिकन नेशन के ऊपर। तो ये जो पागलपन है, मतलब पता नहीं वो पागल होता भी है या नहीं होता, मतलब कि आई डाउट। आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहा है, मतलब कि असल पागल तो है ना जिसे पागल करार दिया जाता है। कभी किसी पागल ने ये खुद कहा कि मैं पागल, ऐसे ही दूसरे लोग उससे करार देते हैं। तो ऑब्वियसली उसके रवैये जब दूसरे लोगों को जो है वो तंग करेंगे, हाँ तंग करेंगे, या वो मतलब कि खास फ्रेमवर्क में जो है वो फिट नहीं बैठेंगे, तो वो साफ जाहिर है उसको कहेंगे कि ये गलत बातें करता है, ये ठीक बातें नहीं करता। आप जो है वो किसी लेवल पे देख सकते हैं, आप लिटरेचर में देख सकते हैं, आप मंसूर हलाज के मामले में आपने ये सुना होगा, वो भी ऐसे ही था। जब जुनैद बगदादी लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आती थी, ऐसे ही तो वो कहते थे कि ये बकवास करता। और वैसे भी सर जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने की हैसियत से मैं ये चीज़ देखता हूँ कि हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं ना, वालिदैन कह रहे हैं जी कि इसकी हमें समझ नहीं लग रही है, पागल हो गए। हालांकि मुआशरे के अंदर हमें किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं होती। जी जी ठीक है। अब जो बंदा हमारी सोच के अंदर, हमारे मामलात के अंदर फिट नहीं बैठ रहा, हमारे लिए आसान काम ये है कि भाई उसको पागल करार दे दो और उसको साइड पे कर दो। अच्छा सर, अब आपकी गुफ्तगू के दौरान और जो भी ऑफ द कैमरा हमारी डिस्कशन चल रही थी ना, तो मैंने एक आपके अंदर एक और बड़ी एक अच्छी जहत देखी है कि आपके अंदर ना एक फिलासफर भी छुपा बैठा है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन को उस तरफ लेके जाते हैं। मुझे ये चीज़ बताइए कि आपने अभी थोड़ी देर पहले वो पोएम की और इंग्लिश के जो नाम लिए आपने बंदों के, वो अपने आप को जो प्लेस आपने अभी बताए हैं, हैमलेट और दूसरा एक बताया, तो इसके अंदर वो जो लिखने वाला, जो लिखारी है, जो राइटर है, वो अब लिख रहा है कि जी एक शहजादा है, एक बादशाह है, और मोस्टली हमने भी जो चीज़ें पढ़ी हैं अपनी एजुकेशन के अंदर 9th 10th में 11th 12th में हम पढ़ते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे भी हमें ये एक तस्वर दिया जाता था कि जो लिख रहा है ना वो लिखता है इस तरह से कि बादशाह आ रहा है, कनीज़ें हैं, फलां फलां, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि
बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो मैं बात करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपकी बिल्कुल जरूर आप खुल के हाँ, बात करें कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो राय है ना, इसके ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलता रहूंगा तो फिर वो डिस्कशन तो फिर मेरी अपनी जी हो जाएगी। कि आपको क्या लगता है कि वो लोग अपनी सोच की प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, जो राइटर होता है, यानी कि वो खुद को महसूस कर रहा होता है कि जी मैं बादशाह हूँ, या मैं कनीज हूँ, या मैं शहजादी हूँ, जो भी लिखारी होते हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि वो अपनी सोच को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उस प्ले के अंदर जो लिख रहे हैं वो? देखिए कलीम भाई इस हवाले से जो हमारा लिटरेचर है ना, इसमें हमेशा से डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब जो जो रोमानवी लोग हैं ना जी, हम्म वो इस तरह की बातें करते हैं। हम्म मतलब कि एक तो रुबानवी लोग, और दूसरा हम बात कर रहे थे शेक्सपियर की ट्रेजेडी के, हम्म वो रोमांटिक राइटर भी है हम्म और मतलब कि वो ट्रेजिक राइटर भी है। हम्म तो वो हमेशा इस तरह के किरदार लेके आएंगे। उसमें परियां होंगी, ऐसे ही जिन होंगे, हम्म। शहजादे होंगे, शहजादियां होंगी, बादशाह होंगे, मलकाएं होंगी, ऐसे ही इस तरह के जो है वो मामलात होंगे। हम्म, उसे शेक्सपियर की तो एक और भी मजबूरी थी ना जी। अच्छा ये कुछ मजबूरियां भी होती हैं, टेक्निकल जो है ना वो अच्छा, चीजें उस भी दौर होती हैं। उस दौर में भी मजबूरियां रही हैं हाँ, नहीं राइट नहीं मैं बताता हूँ आपसे, अर्ज करता हूँ। मतलब आप देखें ना, जब आप करते हैं ट्रेजेडी की बात करते हैं, तो आज के दौर में भी ऐसे ही है। मतलब हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कोई आम आदमी मर जाए, उसके मरने को कोई मौत भी नहीं समझा जाता। मतलब उसके जनाजे में कोई 4 लोग इकट्ठे हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात ऐसे होगी। ही है। जबकि जब एक बड़ा बंदा मरता है ना जी मुआशरे में, जिसका एक कद काठ होता है, स्टेचर होता है, तो वो कहते हैं कि उसके मरने से मतलब कि एक पूरा निज़ाम दरम बरम होता है। ऐसे ही है, हकीकत बात है। तो इसलिए मतलब कि वो ट्रेजेडी भी इसलिए नजर आती है, मतलब कि उस बंदे के नुकसान से बहुत सारों का नुकसान होता है, या पूरी सल्तनत का नुकसान होता है, या किसी कौम का नुकसान होता है। तो इसलिए वो उसको जो है ना, वो बादशाह और वो शहजादे और वो उस तरफ वो बात लेके जाता है। और दूसरी मैंने वो रुमानवी वाली बात की कि रुमानवी सोच भी ऐसे ही है कि मतलब कि आप और मैं शहजादे और बादशाह ना भी हों, तो हम कहीं ना कहीं रुमानवियत में फील करते हैं, या फील करवाने की भी कोशिश करते हैं। मतलब कि मेरा जो बेटा होगा ना जी, जब मुझे उस पर बहुत प्यार आएगा ना, मैं कहूँगा शहजादा, ऐसे ही है। शहजादा, मेरा शहजादा। हम्म तो मतलब कि वो जो चीज़ है ना, एक इस तरह का मतलब कि एक इमेजिनेटिव सी दुनिया में लेके जाना, जो रोमानवी होते हैं ना, वो इमेजिनेटिव दुनिया में लेके जाते ठीक हैं। है। वो रियलिस्टिक दुनिया से उनका ताल्लुक नहीं होता। जिनका रियलिस्टिक वर्ड से ताल्लुक होता है ना, उनको हम कहते हैं क्लासिकी राइटर। अच्छा, ठीक है। जो क्लासिकल राइटर होते हैं ना, उनके यहाँ ये शहर, टूटी फूटी सड़कें, गलियाँ, उनमें काम करने वाले मजदूर, कोई लैंडलॉर्ड भी होगा, कोई छाबड़ी वाला भी होगा, कोई होटल वाला भी होगा, कोई सराय वाला भी होगा, कोई करियाने वाला भी होगा। उस और फिर क्लासिसिस्ट के बाद भी जो है वो एक और आई मूवमेंट, जिसको प्रोग्रेसिव मूवमेंट के जो है वो नाम से जाना जाता है, जिसकी शायद की एक नुमाया शख्सियत जो है अबू हुसैन आबिद साहब, उनके साथ आप इंटरव्यू कर भी चुके हैं। तो ये जब अयूब खान के कई दौर में जो है ना 50-60 की दिहाई में, जब ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट चली, तो इनके कहने का मतलब भी यही था कि जो है ना कि अ मैन स्पीकिंग टू मैन, जो है ना कि अ ले मैन जो है, एक आम आदमी जो है ना, वो भी हमारा किरदार होना चाहिए। एक मजदूर आदमी जो है, वो एक बेलचा उठाने वाला, एक जो है वो मट्टी या रेत ढोने वाला जो बंदा है, वो भी जो है वो हमारा किरदार होना चाहिए। तो ये बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और उस दौर में जो है वो किंगडम को जो है वो कोई बुरा भी नहीं समझा जाता, बहुत अच्छा समझा जाता था। मतलब आज भी अगर आप देखें तो पार्शियल किंगडमशिप है यूके में। अच्छा, ठीक है। पार्शियल अभी किंग होता है ना, चार्ल्स है, वो इससे पहले मलका एलिजाबेथ थी। तो उस दौर में तो होली और सोली जो है वो किंग ही होता था, या कोई नहीं होती थी। ऐसे ही। तो मतलब जिसको जो है वो किंग सबसे बहुत बड़ी मिसाल देना होती, तो फिर वो किंग कहा जाता। अच्छा सर जी, अब हमारी गुफ्तगू एक फ़लसफ़ाना मूड के अंदर जो है वो चल रही है, तो मेरा एक और क्वेश्चन है आज के तालिब इल्मों के हवाले से ना,
कि सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर आ गया है, ठीक है, बहुत फास्ट दौर चल रहा है, तो तालिब इल्म के पास जो है वो इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। जी हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, तरह तरह के एआई टूल्स हैं, लेकिन इनके पास विजडम कम होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि नॉलेज से ज़्यादा मेरी नज़र के अंदर विजडम होना इंसान के लिए ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि इस विजडम की जो कमी आ रही है, क्या ये एआई पूरी कर सकता है? अगर एआई पूरी नहीं कर सकता तो फिर वो कौन से ऐसे तरीकाकार हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जिनके ऊपर हमारे आज के नौजवानों को चलना चाहिए ताकि उनको राह हक भी नज़र आए और अपनी ज़िंदगी के जो मकासद हैं उनको भी वो वाज़े तौर पे देख सकें? पहली बात तो ये है कि मतलब मेरा सवाल शायद बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब मुझसे इस तरह की तवक्को ना हो जिस तरह से मैं देना जा रहा हूँ। मतलब हमारी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग इस दुनिया को चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं, एक्चुअली वो चाहते ही ऐसा फ़र्द हैं जिसकी अपनी कोई अक्लो दानिश ना हो, जिसकी अपनी कोई फ़िक्र या सोच ना हो, रादर ही शुड बी गाइडेड बाय द नोज़। ठीक है। मतलब कुछ ऐसे सेट फार्मूले हों जो लोगों को पकड़ाए हुए हों और वो उस पे जो है वो चलते रहें। तो तो जब मकसूद हमारा अक्लो दानिश को फ़रोग़ देना हो ना, तो उस वक्त फिर हम बात करें कि इसका जो है वो ज़रिया क्या हो सकता है। ठीक है। लेकिन चूँकि जो है वो दुनिया के जो सरगर्दा लोग हैं और फिर वो जो हमारे रूलर्स को जो मैसेज देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो जिस तरह से ये चलाते हैं, तो वो ये साफ ज़रा ऐसा ही होगा। अक्लो दानिश और शऊर जो पहले लोगों में नज़र आता था वो आपको सुकड़ता हुआ नज़र आएगा और आइंदा आने वाले दौर में आपको जो है वो कोई ऐसा बड़ा ज़हन भी नज़र नहीं आएगा। जैसे बड़े ज़हन आपको मिल जाते हैं, पहले जितने अगर ना सही लेकिन किसी हद तक आपको मिल जाते हैं, ये आने वाले दौर में भी आपको नहीं मिलेंगे। उसके आप सिस्टम ऑफ एजुकेशन को भी देखें। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो है जी कि हमारा सब्जेक्टिव सिस्टम से ऑब्जेक्टिव सिस्टम की तरफ। ठीक है, बेहतर है। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कब बना, तारीख आपको याद होनी चाहिए, दिन याद होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको पता होना चाहिए कि किन किन मराहल से निकल के पाकिस्तान बना, ये ज़रूरी नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि खुतबा इलाहाबाद कब हुआ, लाजमी नहीं है कि आपको खुतबा इलाहाबाद के पूरे कंटेंट्स भी याद हों। ठीक है। तो मतलब जब हमारे स्टूडेंट से एक रिक्वायर ही यही कुछ किया जाता है, उससे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो हमें जो है वो मारूजी किस्म के जवाब दे दे। कौन कब पैदा हुआ, कब मरा, दैट्स ऑल। दरमियान में क्या होता रहा हमें इस बात से कोई इतनी गरज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो जब इंग्लैंड गया था तो कब गया था। ठीक है। तो लोगों को भी यही पता। फिर आप जो ये हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, इसने बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम किए हैं। मिसाल के तौर पर आप जिस तरह से इस बंदे से जो है वो प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, शायद आप मेरी ही नस्ल के किसी और बंदे से पूछे तो वो तो आपको जवाब दे दे, लेकिन बाद के किसी बंदे से पूछेंगे और अगर आज के बंदे से पूछेंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं बता सकेगा। मतलब 4 महीने का होता है सेमेस्टर। अब उस 4 महीने में अगर आपको 6 प्लेस पढ़ने हो तो क्या आप उनका मतन पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। वही बात जो है आप के बीच में से कुछ कोटेशंस याद कर लें, कुछ एक्सट्रैक्ट्स याद कर लें, तो ये बड़ी बात होगी। तो ये मतलब कि जिस तरह का हमें जो है वो सिस्टम दिया जाता है उसी पे चलते हैं। और फिर एक और मतलब कि बड़ी आपने भी ये शायद देखी होगी या सुनी होगी कि मतलब पहले वाला जो सिस्टम था ना जी, वो टीचर सेंटर्ड सिस्टम था। अब स्टूडेंट सेंटर्ड सिस्टम, ऐसा ही है, हकीकत बात है, सेंटर्ड सिस्टम है। तो अब स्टूडेंट सेंटर्ड सिस्टम के पल्ले क्या होगा या कितना कुछ होगा, मतलब कि ये आप भी जान सकते हैं।
मतलब कि आज का स्टूडेंट ये समझता है कि मतलब कि टीचर से ज़्यादा मुझे पता मुझे है, पता है। या अगर नहीं भी पता तो ये जो मेरे सामने ये जो मतलब कि ChatGPT 6 इंच का जो है वो खुला हुआ है एक मोबाइल फ़ोन, इसमें हर सिस्टम मौजूद है और मैं जाके पूछ सकता हूँ। मुझे उस्ताद साहब के सामने ज़ानवे तलम्मुज़ तय करने और उनसे जो है वो रिगार्ड्स करने और उनका ममनून होने की क्या ज़रूरत है? सर फिर जब वो मोबाइल से पूछेगा चीज़ें चैट जीपीटी से, तो उसको गुमराह करने वाले लोग तो वही है ना जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। हम लोग तो A to Z जितनी भी चीज़ें हैं, दीन के मुतल्लक होगी, कोई भी चीज़ें हैं जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, हम वो भी चैट जीपीटी से पूछ रहे होते हैं, नौजवान देख रहे होते हैं, और वो जो चीज़ बता देता है वो हरफ़े आखिर है। ये काम तो एक तवील अरसे से हो रहा है कलीमुल हादी। आप सिर्फ सोशल मीडिया को या एआई को इसका मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएं। आप अगर एक पिछले कुछ अरसे में देखें तो आपने मतलब सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या इस तरह की बातें सुनी होंगी कि मुख्तलिफ सर्वे हो रहे हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो हायर स्टडीज़ करते हैं, जो MA MPhil या PhD लाइक समथिंग इस तरह की कोई डिग्री कर जाते हैं, तो उनका रुझान जो है वो सेकुलरिज्म की तरफ हो जाता है, वो एथीज्म की तरफ ऐसे ही चले है, जाते हैं, ऐसे ही वो है। लिबरल किस्म के वो मतलब ऐसे हो ही। जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि चूंकि हमें हमारा सारा सिलेबस जो है वो इम्पोर्टेड किस्म का होता है और वही कुछ होता है जो उनके मंजूर नज़र होता ऐसे है, ही है। तो जो वो हमें लिख के देंगे वो वही हम पढ़ेंगे ना। तो जब हम वही पढ़ेंगे तो उसका असर हो जाएगा यकीनन। ऐसे ही है। और जब हमने पूरे 2 साल तक पढ़ना है, 2 साल 4 साल या ऐसे ही है। बल्कि फिर उसे मुखार में मुब्तला हो के उस पे लगे रहते हैं उसको। पढ़ते रहना, हकीकत ऐसे ही है। तो यकीनन फिर जो है वो हमें जो है और ये चीज़ वाकई आपकी बिल्कुल बजाय है जी। तो वही लोग हमें बड़े नजर आएंगे ना। देखें, मैं मतलब एक आम सी बात है कि जिस बंदे को जो है मैट्रिक में या इंटर में पढ़ा उसको मैं छोटा बंदा समझूंगा, और जिस बंदे के बारे में मैंने जाके कहीं MA MPhil में जाके पढ़ा है तो मैं ऐसे ही है। समझूंगा वो ज्यादा बड़ा आदमी। ऐसे ही है कि उसका जिक्र इतनी बड़ी लेवल के ऊपर हो रहा है चीज़ों के अंदर, ऐसे ही है। अच्छा सर जी, आप मुझे ये बताइएगा कि एक सवाल है कि अगर एक स्टूडेंट है उसको लिटरेचर के अंदर भी इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट है, और उसके साथ साथ वो इंग्लिश के अंदर भी उसका इंटरेस्ट है ना, तो आप उस स्टूडेंट के लिए क्या सुजेस्ट करेंगे कि उसको इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर से, या जो तीनों इंटरेस्ट हैं उसके, कौन सा इंटरेस्ट चूज करना चाहिए, और इंटरेस्ट भी एक हो उसका? इंग्लिश इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब मैं उस इसकी कोई वो कोई सेक्रेड सब्जेक्ट नहीं है, कोई मुकद्दस मजमून नहीं है। मतलब अगर आप ज़माने को देखें ना जी, कंटेम्परेरी मतलब कि आप ट्रेंड्स देखें किस तरफ जा रहे हैं, और जो नॉलेज आ रहा है या चीज़ें जो ट्रांसलेट होके भी आ रही हैं, पुरानी चीज़ें भी अगर कोई मिलती हैं तो वो किस आपको मतन में मिलती हैं, वो अंग्रेज़ी मतन में मिलेंगी। अब आपको जो है पर्शियन में चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, या अरेबिक में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, अगर वो भी मिलेंगी तो वो आपको इंग्लिश में मिलेंगी। और अब जो करंट नॉलेज आ रहा है, जितनी भी थेरीज आ रही हैं जो कुछ, वो तो इंग्लिश में हो गई। तो इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ें, आप मतलब सारा कुछ पढ़ सकते हैं। अब आप उर्दू भी पढ़ेंगे, आप पॉलिटिक्स भी जानेंगे, लेकिन इंग्लिश इज़ बेस्ट। इंग्लिश इज। अच्छा सर जी, यहाँ से भी एक और क्वेश्चन भी रेज हो रहा है ना कि इंग्लिश आपकी नज़र के अंदर जो लैंग्वेज है, ये सिर्फ एक ज़ुबान है या ये एक सोचने का तरीका भी है? देखें, जब आप ये कह रहे हैं कि आज के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए किसी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, और मैंने इंग्लिश का नाम दिया है, तो वो बिला शुबा यही वजह है कि वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। कोई भी लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं हो, मतलब वो खा अरेबिक हो, खा उर्दू हो, पर्शियन हो, इंग्लिश हो, उसके पीछे जो है वो पूरा कल्चर पड़ा होता है, पूरी उसकी आइडियालॉजी पड़ी होती है। इवन उनका रिलीजन भी किसी ना किसी तरह से जुबान में जो है वो घुला मिला हुआ होता है। मतलब अगरचे हमें समझ में नहीं आए, मतलब कि बहरहाल होता जरूर है। ठीक है। तो ऐसे ही है, तो मतलब अल्टीमेटली फिर वो तो सोचने का तरीका भी इंसान का उसी तरफ ही लग जाएगा ना, क्योंकि जब इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं उस पे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई मेरे ख्याल में कि ऐसी एनालिटिकल जो है वो अप्रोच वाला बंदा या एनालिटिकल नेचर वाला बंदा, जिसे अल्लाह ताला ने जो है वो चीज़ों में मवाजना करने की और उनकी तफहीम करने की सलाहियत दी हो, तो वो यकीनन ऐसे इसी मकाम पे पहुँचेगा जैसे इकबाल ने कहा था कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरंग, सुनबा है मेरी आँख का खाके मदीना हो नजफ।
तरफ, ऐसे ही है, बिल्कुल सही तो बात। वो सारी चीज़ों को पढ़ने के बावजूद भी मतलब कि वो यहीं पे रहेगा कि अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अच्छा सर, अब मुझे एक सवाल बताइएगा, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना पाकिस्तान के अंदर आज के दौर में भी 2026 में भी वो इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से लेके एमए तक, एमएससी कर ली उन्होंने, पीएचडी तक कर लेते हैं लोग, लेकिन बोलने का उनको तरीका नहीं आता। ठीक है, तो कोई ऐसी ट्रिक बता दें या कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे चलो कम से कम उनकी जो फ्लुएंसी है वो थोड़ी सी स्पीड अप हो जाए, उनको थोड़ा सा बोलने का तरीका आ जाए। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये ऑलरेडी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एज अ बीइंग इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ा है, आप प्रोफेसर भी हैं इंग्लिश के, तो आपसे बेहतर मेरे नहीं ख्याल के कोई और भी इस चीज़। मैं एक राय दे सकता हूँ, राय लेकिन वो कहते हैं ना कि नकार खाने में तूती की कौन सुनता है। वो ऐसे ही होता है, मतलब वो जो बड़े बड़े लोग पॉलिसी बनाते हैं और जो पीछे से चली आ रही हैं उनको मतलब चेंज करना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। सबसे पहली तो बात ये है कि हम अपनी ज़रूरियात गलत तरीके से बाज़ औक़ात जो है ना वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। खौफ बुरी चीज़ होता है, ये हमें सही रास्ते की तरफ ले जाने की बजाय बाज़ औक़ात कुएं की तरफ भी धकेल देता है। अच्छा। हमने जब ये देखा कि हम इंग्लिश नेशंस या अमेरिकन नेशंस या इंग्लिश लैंग्वेज जो उसके साए में है वो हमसे बड़ी है और उसके हम मरहूने मिन्नत हैं और वो उसे हमें लेके चलना ज़रूरी होगा, तो हमने पहला काम किया कि इंग्लिश को हमने कंपलसरी कर दिया। ठीक है। अब जो कैद होती है ना जी, कैद बड़ी जालिम चीज़। मसलन मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हूँ या अपने से ज़्यादा आपकी भी मिसाल, आप अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं, आप शायद घंटा हो गया हो या इससे भी ज़्यादा देर हो गई आप बैठे हैं, मौज से बैठे हैं। मैं आपसे कह दूँ कि कलीम यहाँ पे 10 मिनट बैठना है, आपने हिलना नहीं है। सही बात, आपका एक रद्द अमल है। ऐसे ही। तो मतलब हम जब बच्चों से कहते हैं ना कि आपने लाजमी अंग्रेजी पढ़नी है, इसमें से तो लाजमी 33 नंबर लेने हैं और में से किसी में से लें या ना लें, तो ये जो मतलब चीज़ है ना, वो जो एक जो हमारे अंदर खौफ था, वो खौफ जो हमने अपनी नस्ल को मुंतकिल किया कि ये तो लाजमी ही आपने करना, अगर ये ना कि तो आप तो नाकाम हो जाएंगे। तो इस चीज़ ने जो है वो हमारी कौम को नस्ल दर नस्ल जो है एक प्रेशर में रखा और वो नाकाम होती चली आ रही है। इसकी वजह मेरे ख्याल में हम ये छूट दे देते कि जिसने इंग्लिश पढ़नी है वो पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़नी वो ना पढ़े। अलबत्ता इंग्लिश बोल चाल जो है ये हम कंपलसरी कर देते। बोल चाल एक और चीज़ होती है, वो बड़ी आसान है, आप भी जानते हैं। यहाँ मतलब अब्दुस्तार साहब बैठे हैं, इरफान अशरफ साहब बैठे हैं, शबीर साहब बैठे हैं, या इस तरह के टीचर जो हैं वो बैठे, वो आपको 40 दिनों में बोलना चलना सिखा देते हैं। ऐसे ही है, 40 दिनों में बोलना चलना सिखा देते हैं आपको, जबकि मैं पूरा जोर लगाने के बावजूद अपने 80 में से जो है वो 40 स्टूडेंट्स पास करवाने में बड़ी मुश्किल से कामयाब। इसका मतलब सर जी यहाँ पे फिर ये चीज़ है कि हमारा जो खौफ बचपन से डेवलप हो चुका है ना इंग्लिश को लेके, अगर वो 40 दिनों में करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही कहा है ना। देखें जी, बोल चाल एक और चीज़ है, ठीक है, तफहीम एक और चीज़ है। अब आप उसको कहें, हम तो इस तरह से इंग्लिश को पढ़ाना चाहते हैं जैसे मैं 28 साल से शायरी कर रहा हूँ। ऐसे ही है। अब ये काम बहुत मुश्किल होता है, हर बंदा नहीं, आप भी नहीं करते, कलीम भी नहीं करता, काशिफ भी नहीं करता, दूसरे तीसरे का नाम गिनवाएं फिर वो भी नहीं करता। वो कोई बंदा होता है जो इतना गहरा जाके चीज़ों को पढ़ता है। वही वो जिसका जी करेगा वो इंग्लिश लिटरेचर को ऐसे पढ़ लेगा, लैंग्वेज को पढ़ लेगा। ऐसे ही है। आप उसको तफहीम सिखाओ, उसको चलता करो, जितना कुछ माफ करें आप उसे। ठीक है। आपने छुरी जरूर चलानी है भी, तुम जो है ना इस बर्ट्रैंड रसल पे पूरा मजमून ऐसे ना लिखोगे तो तब तक तुम पास नहीं होगे। ऐसे ही है। अच्छा सर जी, अब शायरी की तरफ थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि आपकी ये भी एक जहत जो है वो बड़ी गैर मामूली है। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि कुछ दिन पहले ना यहाँ पर हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर ना एक शायर मधु किए थे हमने ना, लाहौर से थे, आबद साहब आए, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि इकबाल की शायरी ने दुनिया को हिला दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी शायरी के बाद बहुत से नौजवान जो हैं वो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा, वो उठे जागे, और जागने के बाद जाहिर सी बात है आज पाकिस्तान के अंदर हम बैठे हैं
तो ये उन्हीं के मरहूने मिन्नत है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो उन्होंने थोड़ा सा और हिसाब से दिया उन्होंने ज़रूर है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग कमेंट्स कर रहे हैं या जो रिप्लाइज आ रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस सवाल को किस तरह से कवर कर सकते हैं कि आपकी नज़र में ये चीज़ें किस तरह से चलेंगी कि आज के शायर जो हैं वो उस तरह की शायरी नहीं ना कर पा रहे जो इकबाल ने शायरी की। तो आज के शायरों को क्या हुआ है कि वो उस तरह की शायरी नहीं कर पा रहे? देखें, ये ना ज़माना कहते हैं कि ज़माना खुद खुदा है। अच्छा। एक चीज़ बोली थी, इतना बड़ा मैं जुमला बोलने लगा हूँ कि ज़माना खुदा है। इनके खुदा क्या, खुदा बंदे वाला आता है। तो मतलब कि जो वो ज़माना था, जो इकबाल का ज़माना था, उसको इकबाल चाहिए था और उसने इकबाल जो है वो तराशा। इकबाल कोई बजाते खुद नहीं, किसी शख्सियत का नाम नहीं था, वो उस ज़माने ने उसे तराशा, वो इतना बड़ा हुआ। मिसाल के तौर पे मतलब वहाँ उस दौरान में मुस्लिम लीग को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अपना कोई लीडर चाहिए था। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे मुंतखब किया, उसे ला के वहाँ पे बिठा दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना दिया। अब आप ये कहेंगे तो ये तो बहुत बाद में हुआ। अब उससे थोड़ा पीछे भी आ जाएं, मतलब एक तहरीक है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ा, अंजुमन हमायत इस्लाम। मतलब ये अदबी जो है वो स्टेज सजाती थी मुसलमानों को या इस्लामी बरादरी को, जो किसी हिंदुस्तान की को एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो लाना चाहती थी। तो वो फिर से इकबाल की पोइट्री के लिए भी मुख्तलिफ नशिस्तें करवाती और उसके मुख्तलिफ खुतबात भी जो है वो उसके ज़ेरे इंतज़ाम होते थे और वो उसके लिए वो बाकायदा एहतमाम करते थे। तो मतलब उस दौर की जो, मैं तो कहूँगा कि उस दौर की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, जो इंडो पाक में इन्वॉल्व थी, वो यानी कि इंडिया में इन्वॉल्व थी, वो भी वो सारी मशीनरी भी, और उस दौर की जो अदबी तहरीकें हैं या तहरीक है जो सबसे बड़ी, वो भी उसने जो है वो इकबाल को बड़ा बनाया। मैं ये कतई मतलब नहीं है कि इकबाल बड़ा बंदा नहीं था। इकबाल इतना ही बड़ा बंदा होता अगर ये सारी चीज़ें उसे मतलब के ना भी मिलती, लेकिन मेरा बुराई है कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट नहीं होता। वो अच्छा पोइट होता, लेकिन उसकी पोइट्री को इतनी प्रोजेक्शन नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर मैं एक बात करता हूँ, अब इसमें बहुत सारी बहसें चलती रही हैं, होती भी रही हैं। मतलब कराची वाले इकबाल को शायर नहीं मानते। अच्छा। वो कहते हैं इसकी जुबान में बेशुमार गलतियाँ, इसको फारसी नहीं आती, इसको अरबी नहीं आती। वो लोग उनके नज़दीक जो है जोश मली आबादी जो है वो इससे बड़ा शायर। अच्छा। कराची वालों, हाँ जी, वो कहते हैं कि वो इससे ज़्यादा मजबूत शायर है और इससे बड़ा शायर। तो बहरहाल मेरा इसमें कंपैरिजन का मुतनाज़े, इस तनाज़े में भी पढ़ने का मकसद नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ एक इशारा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि उस दौर में और बड़े शायर नहीं पाए जाते, लेकिन उस दौर ने, उस दौर की जो जिहद बन चुकी थी, जिस तरफ उसने सफ़र करना था, उसने इकबाल को मुंतखब किया। ये हुस्न इत्तेफाक हुआ और इस तरह से इकबाल जो है वो, उसका इकबाल बुलंद हो गया, उसको फिर बहुत बड़ा बंदा गिना जाए। मतलब यही देख लें आप, तरक्की पसंद तहरीक ने जो है वो फैज़ को जो है वो कितना बड़ा चढ़ा दिया है, बांस पे चढ़ा दिया। मैं ये नहीं कहता कि वो शायर नहीं है। देखिए, मैं तो इकबाल जैसे बड़े बंदे पे भी बात कर चुका हूँ, तो वो बड़ा शायर नहीं है। फैज़ भी बहुत बड़ा शायर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके दौर में मुनीर न्याजी नहीं था। ठीक है, ठीक है। वो तरक्की पसंदों को भाया नहीं, ठीक है। तो लिहाजा वो जो उन्होंने मुंतखब किया फैज़ को, तो यानी कि उस ज़माने ने, फैज़ के ज़माने ने फैज़ को मुंतखब किया। यानी कि वो ज़माना मुंतखब करता हुआ आ रहा है। ज़माना कह लें आप, ज़माने की स्टैब्लिशमेंट कह लें। अब ज़माना कौन होता है बजाते खुद? कुछ बड़े लोग होते हैं जो बाकी लोग सभी आप जैसे मेरे अवाम का फैसला करते हैं इन्हें किस तरफ लेके जा। सही है। तो चूँकि मतलब कि आज के दौर में मैं ये समझता नहीं हूँ कि इस ज़माने को या इस कौम को या इस मुआशरे को किसी इनकलाब की ज़रूरत है या नए रास्ते की ज़रूरत है, और वो अपने लिए कोई एक ख़ास किस्म का या एक बड़ा आलाकार मुंतखब करें जो उनका इजहारिया बने।
लिहाजा उन्हें किसी बड़े राइटर की ना शायर की ना फ़लसफ़ी की इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बल्कि इस दौर में तो शायर और फ़लसफ़ी पिट रहे हैं। अच्छा सर, अब शायरी की गुफ्तगू तो हो ही रही है अपनी, तो मुझे आप ये बताइए कि जिस दौर में आपने शायरी शुरू की, 28 साल आपने बताया कि आपको हो गए हैं, एक बड़ा अरसा, लंबा अरसा, उस दौर की शायरी के अंदर और आज की जो शायरी आप महसूस करते हैं या जो नए शायर शायरी पढ़ते हैं, गज़ल होगी, नज़म होगी, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। देखें, अगर मैं उस दौर की बजाय आज के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद मैं शायर ना होते ऐसे। तो उस दौर में जो है वो शायरी का और फिर बुक का मतलब इतना चार्म था। मतलब एक सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास 2 थे, किताब थी ऐसे। और उसको पढ़ाने वाला उस्ताद था। लिहाजा ये इन दोनों का उरूज था। ठीक है। ये इन दोनों का उरूज था और उसके बाद तकरीबन उस फौरी बाद ज़वाल शुरू हो गया, क्योंकि अरूज के बाद ज़वाल ही आता है और अभी तक चल रहा है। चल। तो उस वक्त मतलब कि कोई बंदा किसी को झूठ भी बोल देता था ना कि फराज की नई किताब आ गई है, वसी शाह की नई किताब आ गई है, झूठ ही वो दूसरा बंदा जो है वो सेंटर पे पहुंच जाता है, जाके फराज साहब की नई किताब आई है जी। अच्छा। मतलब शौक होता था इस तरह से, मतलब कि तो अब चूंकि पता है कि हर चीज़ जो है वो मुझे सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगी, मुझे ऑनलाइन मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो जो चीज़ आसानी से मिलती है ना जी, उसकी कदर भी कोई नहीं। हकीकत बात है। अभी ये सवाल भी तो उस दौर में शायर को, मुसन्निफ को, किताब को, उस्ताद को, इन अनासर को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता। वो अभी ये सवाल भी मैं करने लगा था ना आपसे सर जी, कि किताबों को आज के दौर में पढ़ने वाले लोग कम रह गए हैं। तो यानी कि पहले तो होता था ना कि जिस तरह आपने भी 4 किताबें लिखी हैं तो लोग आ रहे हैं, जी सर जी हमें भी दीजिएगा, या कोई बुक सेंटर से या कहीं से भी जहाँ से अवेलेबल है ऑनलाइन वो ख़रीद रहे हैं। तो लेकिन आज के दौर के अंदर जो एक चीज़ देखने को मिल रही है सर जी, कि लोग किताबों की बजाय ना 2-3 अशार, 4 अशार कहीं ना कहीं से जो भी सोशल मीडिया पे चलते हुए मिल रहे हैं, तो वो लोग उन तक महदूद हो गए। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न आपको क्या नज़र आती है कि क्या वजह है कि लोग किताबों के पढ़ने की बजाय अब सिर्फ 1 शेर या 2 शेर उनके ऊपर ही गुजारा कर लें? मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जो ट्रेंड्स आते हैं ना ऊपर से आते हैं, नीचे से ट्रेंड नहीं आते। अच्छा, ये ऊपर से आते हैं। मतलब कि हमने जब सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ना वो दे दिया ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं दिया। तो मैंने पहले अर्ज किया था कि तालिब इल्म जो है वो शेक्सपियर का पूरा प्ले पढ़ने की बजाय वो उसमें से चंद एक इक्तबासात पढ़ लेगा या कुछ अच्छी अच्छी लाइनें पढ़ लेगा जिन्हें वो जहाँ बजा जो है वो कोड कर सके, तो उसका गुजारा हो जाएगा। उसको लोग बहुत पढ़ा लिखा समझेंगे ऐसे। तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो अब वो सारे का सारा पढ़े, और उसके पास टाइम भी नहीं है। और अब यहीं से जो है वो हैबिट डेवलप हो जाती है। अच्छा, हम अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में क्यों भेजते हैं, हम यूनिवर्सिटी में क्यों भेजते हैं, मतलब घर में ही उसे हम क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, वहाँ से मतलब उसके मुताले की एक आदत डेवलप होती है। उस्ताद से थोड़ा थोड़ा देता है, इतना पढ़ाओ इतना पढ़ाओ। अब उसे मतलब कि वो 10-12 साल मुसलसल पढ़ाते रहते हैं, तो अब उसे पढ़ना है मैंने, तो अब वो फिर बाद में वो खुद भी पढ़ता रहता। ऐसे ही है। तो जिस तरह से उसे पढ़ाएंगे उसी तरह से पढ़ेगा ना। तो आज के तालिब इल्म को चूंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो वो आगे भी ऑब्जेक्टिव ही पढ़ता है। वो शॉर्टकट के चक्कर में ही रहता है। हाँ जी, कि जो चीज़ है वो जल्दी से इसको गेन कर लिया जाए। अच्छा सर जी, अब हमारी पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है कि आपने अपना एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो बच्चों को, तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के अंदर सर्व किया है। तो जिस दौर से आप पढ़ाते हुए आ रहे हैं और जो आज का दौर जा रहा है, इनमें तालिब इल्म जो है इनके दरमियान आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि अगर उस दौर की बात करें और आज के दौर की बात करें, अदब के हवाले से देख लें और बाकी चीज़ें जो आप महसूस करते हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं कि ये चेंजिंग आई हैं उस वक्त, ये चेंजिंग नहीं थी, आज के दौर में है, तो वो कोई 1-2 जो हैं वो बताइएगा। देखिए, हमारे गुफ्तगू जब से हो रही है ना, वो असल में चंद नुकात के गिर्द ही घूम रही है और वहीं से ही सवाल आगे निकलते हैं। मतलब जब मैंने आपसे अर्ज़ की कि हमारा निज़ाम तालीम टीचर सेंटर्ड था, उसका मरकज़ उस्ताद था। इसका मतलब है कि इल्म का मंबा, इल्म का माखज़, इल्म का मरकज़ उस्ताद था। तो जहाँ से कुछ मिलेगा उसकी कदर तो होगी। ऐसे ही है।
हकीकत बात है। उसकी कदर तो होगी। हम्म और आज का हमारा जो है वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। हमने सख्ती से ये कहा हुआ है, मतलब कि वो मार नहीं, प्यार नहीं, ये सारी चीज़ें एक जगह पे आके रुकती हैं कि मतलब कि बच्चा जो मर्जी करता है, जो करता है, बल्कि वो जो चीज़ पूछेगा ना आप उसके बताने के पाबंद हैं। लाजमी नहीं है कि आप उससे पूछें और वो चीज़ आपको बताए। ठीक है। जिस तरह से वो पढ़ना चाहता है आप उसको पढ़ाएं। आप उसको खुतबे ना दें, बल्कि वो बराह रास्त वो जो आपसे बात ऑब्जेक्टिव पूछता है उससे ऑब्जेक्टिवली वो चीज़ बता दें। बाकी सारा जो जो कुछ उसने करना है वो कर लेगा। वो उसके पास चैट जीपीटी पड़ा हुआ है, उसके पास क्लाउड्स पड़ा हुआ है, उसके पास जो है वो जेमिनी पड़ा हुआ है, उसके पास गूगल, और ये चीज़ें तो और ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। तो मतलब उसके पास बहुत सारे सोर्सेज पड़े हैं। अब सोर्स ऑफ नॉलेज टीचर नहीं रह गया, अब मल्टीपल चीज़ें आ गई उनकी जगह। अब मल्टीपल चीज़ें। तो जी बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। अल्लाह ताला आपके इल्म के अंदर बरकतें अता फरमाए। और ये जो हमारी ऑडियंस के लिए आज का ये प्रोग्राम है, ये हकीकतन जो है वो उनके लिए सोचने के दरवाजे जो है वो खोलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वो नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।